नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अजीत कुमार मोदी, सहायक आचार्य SBD राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सरदार शहर चूरू, आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, आज के हमारे इस अध्ययन का केंद्र बिंदु रहेगा पृथ्वीराज रासो के रचयिता महाकवि चंद बरदाई का साहित्यिक परिचय। इसके अंतर्गत हम चंद बरदाई जी के जीवन, महाराज पृथ्वीराज के साथ उनके संबंध तथा इनकी काव्यगत विशेषताओं पर विशेष रूप से दृष्टिपात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं विद्यार्थियों। महाकवि चंद बरदाई जी के साहित्यिक परिचय के अंतर्गत हम सर्वप्रथम उनके प्रारंभिक जीवन पर चर्चा करेंगे। चंद बरदाई जी का जन्म संवत 1205 तदनुसार 1148 ईस्वी में लाहौर पाकिस्तान में हुआ था तथा इनकी मृत्यु संवत 1249 तदनुसार 1192 ईस्वी गजनी में हुई मानी जाती है। चंद बरदाई हिंदी साहित्य के आदिकालीन कवि तथा पृथ्वीराज चौहान के अभिन्न मित्र थे। चंद बरदाई का जन्म लाहौर में हुआ था। बाद में वह अजमेर दिल्ली के सुविख्यात हिंदू नरेश पृथ्वीराज के सम्माननीय सखा, राजकवि और सहयोगी हो गए थे। इससे उनका अधिकांश जीवन महाराजा पृथ्वीराज चौहान के साथ दिल्ली में बीता। वह राजधानी और युद्ध क्षेत्र सब जगह पृथ्वीराज के साथ रहे थे। उनकी विद्यमानता का काल 13वीं सदी है। चंद बरदाई का प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो है। इसकी भाषा को भाषा शास्त्रियों ने पिंगल कहा है, जो राजस्थान में ब्रज भाषा का पर्याय है। इसलिए चंद बरदाई को ब्रज भाषा हिंदी का प्रथम महाकवि माना जाता है। रासो की रचना महाराज पृथ्वीराज के युद्ध वर्णन के लिए हुई है। इसमें उनके वीरतापूर्ण युद्धों और प्रेम प्रसंगों का कथन है। अतः इसमें वीर और श्रृंगार दो ही रस प्रमुख है। चंद बरदाई ने इस ग्रंथ की रचना प्रत्यक्षदर्शी की भांति की है, लेकिन शिलालेख प्रमाण से यह स्पष्ट होता है कि इस रचना को पूर्ण करने वाला कोई अज्ञात कवि है, जो चंद और पृथ्वीराज के अंतिम क्षण का वर्णन कर इस रचना को पूर्ण करता है। चंद दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज के दरबार में एक सामंत तथा राजकवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। इनका जन्म और सम्राट पृथ्वीराज का जन्म एक ही दिन हुआ माना जाता है। दोनों की इस संसार से विदाई भी एक ही दिन हुई थी। दुनिया में आने से मरने तक दोनों एक साथ रहे। ये दोनों कहीं भी एक साथ दिखाई दे सकते थे। महाराज चाहे घर में हो, युद्ध में हो या यात्रा में, चंद जी साथ में अवश्य होते थे और प्रत्येक बात मशविरे में शामिल रहा करते थे। इसी अथाह प्रेम में चंद बरदाई ने हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य पृथ्वीराज रासो की रचना कर डाली। इसमें चंद ने पृथ्वीराज की जिंदगी की अनेक घटनाओं का उल्लेख किया है। यह महाकाव्य 2500 पृष्ठों का विशाल ग्रंथ है। इसमें कुल मिलाकर 69 अध्याय है, जिन्हें कि इस पुस्तक के अंतर्गत समय की संज्ञा दी गई है। बाण की कादंबरी की तरह पृथ्वीराज रासो के बारे में भी यह कहा जाता है कि पिछले भाग को चंद के पुत्र जलहण ने पूर्ण किया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में लिखा है, चंद बरदाई हिंदी के प्रथम महाकवि माने जाते हैं और इनका पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। चंद बरदाई दिल्ली के अंतिम हिंदू सम्राट महाराजा पृथ्वीराज के सामंत और राजकवि के रूप में प्रसिद्ध है। इससे इनके नाम में भावुक हिंदुओं के लिए एक विशेष प्रकार का आकर्षण है। रासो के अनुसार ये भट्ट जाति के जगात नामक गोत्र के थे। इनके पूर्वजों की भूमि पंजाब थी, जहां लाहौर में इनका जन्म हुआ। इनका और महाराज पृथ्वीराज का जन्म
एक ही दिन हुआ था और दोनों ने एक ही दिन यह संसार भी छोड़ा था। ये महाराज पृथ्वीराज के राजकवि ही नहीं, उनके सखा और सामंत भी थे तथा खडभाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, ज्योतिष, पुराण, नाटक आदि अनेक विद्याओं में पारंगत थे। इन्हें जालंधरी देवी का इष्ट था, जिसकी कृपा से ये अदृष्ट काव्य भी कर सकते थे। इनका जीवन पृथ्वीराज के जीवन के साथ ऐसा मिला जुला था कि अलग नहीं किया जा सकता। युद्ध में, आखेट में, सभा में, यात्रा में सदा महाराज के साथ रहते थे और जहाँ जो बातें होती थी सब में सम्मिलित रहते थे। आगे हम अध्ययन करेंगे महाकवि चंद्रवरदाई और उनके प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के बारे में। पृथ्वीराज रासो 2500 पृष्ठों का एक बहुत बड़ा ग्रंथ है। इसमें 69 समय हैं। प्राचीन समय में प्रचलित प्राय सभी छंदों का इसमें व्यवहार हुआ है। इनमें से मुख्य छंद है कवित, छप्पई, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। जैसे कादम्बरी के बारे में प्रसिद्ध है कि उसका पिछला भाग बाण के पुत्र ने पूरा किया है, वैसे ही रासो के पिछले भाग को भी चंद के पुत्र जल्हण द्वारा पूर्ण किया गया है। रासो के अनुसार जब साबुद्दीन गौरी पृथ्वीराज को कैद करके गजनी ले गया, तब कुछ दिनों बाद चंद भी वहीं गए। जाते समय कवि ने अपने पुत्र जल्हण के हाथ में रासो की पुस्तक देकर उसे पूर्ण करने का संकेत किया। जल्हण के हाथ में रासो को सौंपे जाने और उसके पूर्ण किए जाने का उल्लेख रासो में है। पुस्तक जल्हण हथ दे चली गज्जन नृप काज, रघुनाथन चरित हनुमंत कृत, भूप भोज उद्धरिये जिमी। पृथ्वीराज सुजस कवि चंद कृत, चंद नंद उद्धरिये तिमी। रासो में दिए हुए समतों का ऐतिहासिक तथ्यों के साथ बिल्कुल मेल न खाने के कारण अनेक विद्वानों ने पृथ्वीराज रासो के समसामयिक किसी कवि की रचना होने में पूरा संदेह किया है और उसे 16वीं शताब्दी में लिखा हुआ एक जाली ग्रंथ ठहराया है। रासो में चंगेज, तैमूर आदि कुछ पीछे के नाम आने से यह संदेह और भी पुष्ट होता है। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ राय बहादुर, पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा रासो में वर्णित घटनाओं तथा संवतों को बिल्कुल बाटों की कल्पना मानते हैं। पृथ्वीराज की राजसभा के काश्मीरी कवि जयानक ने संस्कृत में पृथ्वीराज विजय नामक एक काव्य लिखा है, जो पूरा नहीं मिला है। उसमें दिए हुए संवत तथा घटनाएं ऐतिहासिक खोज के अनुसार ठीक ठहरती है। उसमें पृथ्वीराज की माता का नाम कर्पूर देवी लिखा है, जिसका समर्थन हांसी के शिलालेख से भी होता है। उक्त ग्रंथ अत्यंत प्रामाणिक और समसामयिक रचना है। उसके तथा हमीर महाकाव्य आदि कई प्रामाणिक ग्रंथों के अनुसार सोमेश्वर का दिल्ली के तोमर राजा अनंगपाल की पुत्री से विवाह होना और पृथ्वीराज का अपने नाना की गोद जाना, राणा समर सिंह का पृथ्वीराज का समकालीन होना और उसके पक्ष में लड़ना, संयोगिता हरण इत्यादि बातें असंगत सिद्ध होती है। इसी प्रकार आबू के यज्ञ से चौहान आदि 4 अग्नि कुलों की उत्पत्ति की कथा भी शिलालेखों की जांच करने पर कल्पित ठहरती है, क्योंकि इनमें से सोलंकी, चौहान आदि कई कुलों के प्राचीन राजाओं के शिलालेख में मिले हैं, जिनमें वे सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि कहे गए हैं। अग्निकुल का कहीं कोई उल्लेख नहीं है। पंडित मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या ने रासो के समर्थन में इस बात की ओर ध्यान दिलाया कि रासो के सब संवतों में
यथार्थ संवतों से 10-11 वर्ष का अंतर एक नियम से पड़ता है। उन्होंने ये विचार उपस्थित किया कि यह अंतर भूल नहीं है, बल्कि किसी कारण से रखा गया है। इसी धारणा को लिए हुए उन्होंने रासों के इस दोहे को पकड़ा: एकादश से पंचदह विक्रम शाक आनंद, तिहि रिपु जयपुर हरन को, भग पृथ्वीराज नकिरंद। फिर भी यह विचारणीय है कि जिस किसी ने प्रचलित विक्रम संवत में से 10-11 वर्ष निकालकर पृथ्वीराज रासों में संवत दिए हैं, उसने क्या ऐसा जानबूझकर किया है अथवा धोखे या भ्रम में पड़कर? ऊपर जो दोहा उद्धृत किया गया है उसमें आनंद के स्थान पर कुछ लोग अनिंद पाठ का होना अधिक उपयुक्त मानते हैं। इसी रासों में एक दोहा यह भी मिलता है: एकादश से पंचदह विक्रम जिम धर्मसुत, तृतीय शाक पृथ्वीराज को, लिख्यो विप्र गुण गुप्त। आगे हम अध्ययन कर रहे हैं मोहम्मद गौरी के वध में चंदवरदाई ने पृथ्वीराज चौहान की किस प्रकार सहायता की। मोहम्मद गौरी के द्वारा जब पृथ्वीराज चौहान को परास्त करके एवं उन्हें बंदी बना करके गजनी ले जाया गया तो ये भी स्वयं को वश में नहीं कर सके, अर्थात चंदवरदाई भी अपने आप को वश में नहीं कर सके और गजनी चले गए। ऐसा माना जाता है कि कैद में बंद पृथ्वीराज को जब अंधा कर दिया गया तो उन्हें इस अवस्था में देखकर इनका हृदय द्रवित हो गया एवं इन्होंने गौरी के वध की योजना बनाई। उक्त योजना के अंतर्गत इन्होंने पहले तो गौरी का हृदय जीता एवं फिर गौरी को ये बताया कि पृथ्वीराज शब्द भेदी बाण चला सकता है। इससे प्रभावित होकर मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज की इस कला को देखने की इच्छा प्रकट की। प्रदर्शन के दिन चंदवरदाई गौरी के साथ ही मंच पर बैठे अंधे पृथ्वीराज को मैदान में लाया गया एवं उनसे अपनी कला का प्रदर्शन करने को कहा गया। पृथ्वीराज के द्वारा जैसे ही 1 घंटे के ऊपर बाण चलाया गया, गौरी के मुंह से अकस्मात ही वाह वाह शब्द निकल पड़ा। बस फिर क्या था, चंदवरदाई ने तत्काल एक दोहे में पृथ्वीराज को ये बता दिया कि गौरी कहाँ पर एवं कितनी ऊंचाई पर बैठा हुआ है। वह दोहा इस प्रकार था: 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। इस प्रकार चंदवरदाई की सहायता से पृथ्वीराज के द्वारा गौरी का वध कर दिया गया। अंतिम बिंदु है पृथ्वीराज रासों की भाषा। इस महाकाव्य की भाषा कई स्थानों पर आधुनिक सांचे में ढली दिखाई देती है, कुछ स्थानों पर प्राचीन साहित्यिक रूप में भी दिखाई देती है। इसमें प्राकृत और अपभ्रंश शब्दों के साथ साथ शब्दों के रूप और विभक्तियों के निशानात पुराने तरीके से पाए जाते हैं। जैसे निम्न पंक्तियों में द्रष्टव्य है: बज्जिय घोर निशान, राज चौहान चिहों दिस, सकल सूर सामंत, समरी बल जंत्र मंत्र तिस। अतः आज के इस अध्याय में इतना ही प्रिय विद्यार्थियों। अगले अध्याय में हम पृथ्वीराज रासों के पद्मावती समय की व्याख्या करेंगे। धन्यवाद।